बच्चों में, ख़ासतौर से छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इशू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। माएँ भी इसकी वजह से काफ़ी परेशान रहती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है बच्चों में? कॉन्स्टिपेशन एज सच ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब एज ए सर्जन कॉन्स्टिपेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती हैं जो बच्चे को बाय बर्थ कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम डिलेड स्टूल पैसेज भी कहते हैं, जो कि एक ख़ास बीमारी है। हर्षप्रंग या दायमी कब्ज़ के बारे में जो आम लोग भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वो बच्चे बाय बर्थ प्रेजेंट करते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन के साथ कब्ज़ होती है, स्टूल नहीं पास कर सकते, लेकिन उनकी फिर आगे सारी सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। दूसरी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ड्यू टू बैड डाइटरी हैबिट्स है। जैसे कि अब स्टार्टिंग पे तो बच्चे की डाइट मिल्क ही होती है, लेकिन अप टू 6 मंथ्स, जब 6 मंथ से वीनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें अक्सर लोग डिले कर जाते हैं कि उसको टाइम से वीनिंग स्टार्ट नहीं करते और बच्चे 8-9 महीने तक मिल्क डाइट पे ही रहते हैं एक्सक्लूसिवली, वो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। और उस एक्सक्लूसिव मिल्क डाइट की वजह से फिर उन बच्चों में आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, तो उसकी वजह से फिर वो कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार होने लग जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे में कॉन्स्टिपेशन जो हो रही है उसकी वजह क्या है? ये हम जब बच्चा प्रेजेंट करता है हमारे पास ओपीडी में, तो उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कि जैसे कि वो देखने में पेल होगा, पेलर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर HB की भी कमी होगी, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं। सही। उसके अलावा उसकी बोन्स वीक होंगी। वो प्रेजेंट भी करते हैं कि अगर तो वो अभी चलने वाला बच्चा है तो उसकी मदर्स अक्सर ये कॉमन कंप्लेन करती है कि डॉक्टर साहब इसकी टांगों में बहुत दर्द होता है। सही। या अगर वो स्कूल गोइंग किड है तो वो खुद बताएगा कि मुझे होमवर्क करने के बाद मेरी उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ओके। जल्दी थक जाना, इस तरह की अलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं। और साथ में एक कॉमन जो कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है। सही। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो रॉ जो फूड होता है, जंक फूड होता है, उन पर उनका पूरा जोर होता है। सही। तो वो जिसकी वजह से फिर उनकी कॉन्स्टिपेशन बढ़ती जाती है और एनीमिक भी होते जाते हैं। ठीक। और वीकनेस भी बढ़ती रहती है। ठीक। तो फिर कुछ बच्चे, जैसे कि आजकल बच्चे मल्टीमीडिया का बड़ा जोर है, स्क्रीन्स देखते हैं, उनके दौरान वो अपनी जो उनका रिफ्लेक्स आता है, यानी कि जो हाजत आती है पखाने की, वो उसको रोकते हैं। जब वो उनको रोकते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो आंत है, इंटेस्टीन, उसके अंदर जो पखाना है वो पाइल अप होने लग जाता है। ओके। तो इस अमल को एनकोप्रेसिस कहते हैं, यानी कि पखाने को रोकना जानबूझकर खुद से, कि उसको रिफ्लेक्स आ रहा है, लेकिन वो अब अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई या वो पखाना करने की उसको टॉयलेट ट्रेनिंग हुई है या वो खुद रोक रहा है कि मैं बाद में कर लेता हूँ, वो फिर आदतन रोकते रहते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। उसी में फिर ये होता है कि जब वो पाइल अप होके तो हार्ड स्टूल मैस बन जाए, तो वो फिर पैसेज में डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से फिर वो अक्सर कंप्लेन्स आती हैं कि जी पखाने के साथ खून का आना, या पोटी वाली जगह पे कट लग गए हैं। सही। ये कॉमन कंप्लेन होती है। ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए कॉन्स्टिपेशन को। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर उनके फिर इलाज भी उसी तरह से होते हैं। ठीक। तो इस तरह से वो जब फिशर, जिसका कट लगने का मैंने बताया कि फिशर जो हो जाता है बच्चों को, वो भी एक बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है कि हर डेफिकेशन पे उसको जोर आता है, लेकिन वो डेफिकेट नहीं कर पाता। ओके। तो उसकी वजह से वो उसके लिए सख्त पेनफुल सिचुएशन होती है, और उसकी वजह से फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन इन सारी वजूहात को देखते हुए अब पेरेंट्स का जो डॉक्टर के साथ रब्ता है वो बहुत ज़रूरी है, कि वो किस डॉक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक। कि वो डॉक्टर उस चीज़ का इल्म रखता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी लोगों में इतना कॉमन नेम नहीं है। ठीक। तो इसको लोग शायद अभी अपनाने से थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन पीडियाट्रिशियन जो कि एक कॉमन नेम है, बच्चों का डॉक्टर जिसको कहा जाता है, तो इसी तरह बच्चों का सर्जन भी है। ठीक। तो इस तरह के जो केसेस हैं, क्योंकि फिर पीडियाट्रिशियन से हमें रेफ़र करते हैं,
कि आपको किसी पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। सही। तो इसी तरह से लोगों को भी ये चीज़ असेस करनी चाहिए कि अब हमारे बच्चे को ये मसला है, तो हमें पीडियाट्रिक सर्जन को भी देखना चाहिए कि कट लग गया है, कोई अगर खून आ रहा है तो हमें पीडियाट्रिक सर्जन से एक दफ़ा कंसल्टेशन लेनी चाहिए कि ये क्या है, ताकि वो किसी पेचीदगी से बच सके। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो अक्सर बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी होती है, तो बच्चे की खुराक में क्या चीज़ें शामिल की जाएं और खुराक को किस तरह से बेहतर किया जाए कि कॉन्स्टिपेशन से जो है बच सके बच्चा? खुराक के मामले में ये एक न्यूट्रिशन जो कि आजकल क्यों कह लें कि बड़ा हॉट टॉपिक है और एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है। तो इसमें लेकिन मैं तो अपने पेशेंट्स को बहुत कंसोल करके फिंगर टिप्स पे कुछ बताता हूँ डाइट्स, वही मैं आपके साथ भी जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि चूरी है, अच्छा, बच्चा रोटी नहीं खाता, लेकिन मैं बच्चों को यूँ कहता हूँ कि जी हमने अपने बचपन में चूरी खाई थी। सही। एक रोटी का ही घी के साथ, शक्कर के साथ, चीनी के साथ, देसी घी के साथ, मिक्सचर के साथ एक बॉल बन जाता है जो कि एक बड़ा गुड लुकिंग होता है। तो उससे मैं उसे कहता हूँ कि बच्चों को चूरी खिलाने की आदत डालें। उसमें मॉडिफिकेशन हम ये कर देते हैं कि मैं कहता हूँ कि जो लिक्विड चॉकलेट आती है, तो लिक्विड चॉकलेट जो हम आइसक्रीम बार्स पे मिलती है सब जगह, तो मैं कहता हूँ कि आपका बच्चा अगर इतना चॉकलेट का शौकीन है तो आप उसे चॉकलेट अलहदा से देने की बजाय आप उस चूरी को उस चॉकलेट डिप्ड चूरी दे दें, तो वो 2 बॉल भी खा ले तो उसके लिए एक बड़ी न्यूट्रिशनस वैल्यू उसे मिल जाएगी। ठीक, मतलब ये एक बेस्ट डाइट हो सकती है बच्चे के लिए। ओके। उसके अलावा जिस तरह दलिया, दलिया एक बहुत अच्छी खुराक है। सही। उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट में। ठीक। उसके अलावा खजूर है, खजूर जो कि हमारी सुन्नत भी है, एक कंप्लीट ग़िज़ा है और उसमें आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होती है और वो एक बेस्ट चीज़ है। ठीक। उसमें भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सही। उसकी गुठली को निकाल कर आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। चॉकलेट्स डाल सकते हैं उसके अंदर, क्रीम डाल सकते हैं। सही। तो वो एक बच्चों के लिए एक फैसिनेटिंग चीज़ है। ओके। उसके अलावा मैं बच्चों को बीफ रिकमेंड करवाता हूँ। सही। क्योंकि बीफ में अमाइनो एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके। पर क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, या हम मोटे हो सकते हैं या पतले हो सकते हैं। बच्चों के पास तीसरा ऑप्शन होता है कि वो बड़े होना, बढ़ सकते हैं। तो जहाँ पर बड़े होना है तो वहाँ पर वो बीफ को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। हम तो ज़्यादा करेंगे तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ बन जाएंगे। ठीक। तो बच्चों में उसका इस्तेमाल अच्छा है। ओके। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कौन सी खुराक है जो अवॉइड करनी चाहिए उन बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन के मसले का शिकार है? आजकल जैलीस को ज़रा अवॉइड करना चाहिए, जो बच्चे जैलीस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आजकल बहुत ज़्यादा स्नैक्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि एक अपनी जो रेशो है फूड की, जब वो घर वाले फूड को अच्छे से लेंगे तो उनके अंदर एक बेहतर तनासुब से उन्हें चीज़ें मिलती रहेंगी, प्रोटीन की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। जब वो बाज़ारी चीज़ों पे चले जाएंगे तो उसमें अब वो भी क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है कैसी चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है। फिर जंक फूड, वो भी फिर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है। आजकल तो बच्चों में जो डायबिटीज़ का बड़ा उसका इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। सही। कि वो मोटापा बहुत बढ़ रहा है, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें बच्चों में भी आने लग गई हैं। ठीक। और इसका इस्तेमाल यही है कि ये बच्चों में बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया।